हेलो डियर स्टूडेंट्स, MLPS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। पिछली ऑनलाइन क्लास में अध्याय 2 वर्ण विचार के अंतर्गत आप लोगों ने वर्ण, वर्णमाला और वर्ण विभाजन के अंतर्गत अध्ययन किया और आज आप लोग स्वर और व्यंजन के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्वर के प्रमुख 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको देखिए। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। फिर दूसरे नंबर पे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यह संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन्हें देखिए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ये सब दीर्घ स्वर हैं और इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। संख्या में 7 होते हैं। उसके बाद प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। प्लुत स्वर को लिखते समय इसमें इस तरह से तीन लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो भी स्वर है वह लंबा प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए ओ और म, इन दोनों के बीच ये 3 लिख दिया गया है। तो इसको पढ़ते समय इसका उच्चारण किस प्रकार से होगा? ओम। इस तरह से इसका उच्चारण होगा। पढ़ते समय इसे थोड़ा लंबा स्वर दिया जाएगा। तो स्वरों के तीनों भेद को समझने के लिए ह्रस्व स्वर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दूसरा और तीसरा भेद जो है दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये दोनों भी ह्रस्व स्वर पर ही आधारित हैं। देखिए किस प्रकार से आधारित हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और फिर तीसरा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे कम समय ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगा, फिर ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगा और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगा। तो ये तो हो गई स्वरों के भेदों की बातें। तो अब व्यंजन के प्रमुख भेदों को समझते हैं। व्यंजन के भी प्रमुख 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, फिर अंतःस्थ व्यंजन और तीसरे नंबर पे ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। इन 5 वर्णों को कंठ, चूंकि ये सब 5 व्यंजन कंठ से निकलते हैं इसलिए इन्हें कंठ, इनका उच्चारण स्थान कंठ है तो इन्हें कंठ भी कहते हैं। उसके बाद च, छ, ज, झ, इया, ये 5 व्यंजन तालु से निकलते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु है तो इसलिए इन्हें तालव्य कहते हैं। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये ड़ और ढ 2 व्यंजन इसमें और आ गए हैं। ये दोनों ड़ और ढ भी ड और ढ का ही विकसित रूप हैं। ये सभी उच्चारण करते समय, इन सब का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अंदर थोड़ा सा मुड़ जाती है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है इसलिए इन्हें मूर्धन्य भी कहते हैं। उसके बाद त, थ, द, ध, न, इन सब का उच्चारण करते समय जीभ दांत को छूती है इसलिए इन्हें दंत्य व्यंजन भी कहते हैं।
उसके बाद प, फ, ब, भ, म। इन सब का उच्चारण करते समय होंठ आपस में लगते हैं, तो इन्हें ओष्ठ्य व्यंजन भी कहते हैं। ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी संख्या 25 होती है और इन सभी व्यंजनों को, ये जो लिखे हुए हैं, उनको आप बोल कर देखेंगे तो ये जो उनका उच्चारण स्थान मैंने बताया वह आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। जब आप स्वयं बोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा व्यंजन किस प्रकार से मुख के अंदर कहाँ से निकल रहा है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, जो जो इनको नाम दिया गया है, वह सब जब आप इन सब व्यंजनों का उच्चारण करके देखेंगे तब आपको भली भांति समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा प्रकार है अंतःस्थ व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, इसलिए भी इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? जैसे ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये चारों व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में श्वास के तेजी से बाहर निकलने के कारण आपके मुख में ऊष्मा मतलब गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। जब इनका उच्चारण आप करते हैं तो आपके मुख में एक गर्मी पैदा होती है। जब यह श्वास तेजी से बाहर निकलने के कारण गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, श, श, स, ह। ये देखिए ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। ये भी संख्या में 4 हैं। ये सभी चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण जब आप करेंगे तो मुख से श्वास के तेजी से बाहर निकलने के कारण एक गर्मी सी पैदा होती है, ऊष्मा सी पैदा होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो बच्चों, ये तो हो गए स्वर और व्यंजन के प्रमुख भेद। लेकिन पूरे वर्णमाला में जितने भी वर्ण थे मैंने आपको बताया। अब उनमें से कुछ वर्ण छूट गए हैं जो कि इन दोनों के ही अंतर्गत नहीं आते हैं। उनको अलग से मैं आपको अध्ययन कराती हूँ। देखिए, अंग और आह ये दोनों ही न तो स्वर में आते हैं और न व्यंजन में आते हैं, बल्कि इनके लिए एक अलग नाम अयोगवाह है। इन दोनों को, अंग आह को, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह के अलावा क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 वर्ण और हैं जिन्हें न ही स्वर में की संख्या में रखा जाता है न व्यंजन में, क्योंकि यह एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए, क और श मिलके श बना, क्षत्रिय वाला श। त और र मिलके त्रिशूल वाला त्र बना। ज और इया मिलके ज्ञानी वाला ज्ञ बना। श और र मिलके श्रमिक वाला श्र बना। तो ये था वर्ण विचार के अंतर्गत पूरी वर्णमाला का विभाजन। तो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।